हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका हितेश भैया आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। और ये जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको पता चल जाते हैं भाई साहब, उनका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाता है, करने का तरीका आपको पता चल जाता है, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा आप उस प्रश्न को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए ना, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप बड़े ही आसानी से करके आएंगे। लेकिन भैया उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कि मान लीजिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, यहां पर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊंचाई एवं दूरी, मतलब कि भाई साहब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर और भाई साहब 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 6 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी, तो भाई साहब आपको दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि हम आपके लिए 6 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को करा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है ये सारे 2019 और 20 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और जो मैंने आप लोगों के लिए ये अनसॉल्व पेपर से, यानी कि जो भाई साहब जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, मैंने उससे ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना। आप अगर देखना चाहोगे तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर। तो इस टाइप का ये वाला प्रश्न मैं कराने वाला हूं आज की इस वीडियो में। और भैया एक इस तरीके का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, एक धातु यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इन क्वेश्चन को कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े ही आसानी से आप एग्जाम में करके आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन ले रखा है इसको समझने का प्रयास करना और मैं बताऊंगा मैं करना कैसे है। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से करके बताऊंगा। देखो, एक क्वेश्चन है आपका ये कि एक ठोस, यानी कि एक जो ठोस है एक बेलन के रूप में है। क्या है भैया? एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है ना। ठोस की ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास, अच्छे समझना, एक एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठोस की ऊंचाई 19 सेंटीमीटर कह दी गई है, बेलन का जो व्यास है हमसे 7 सेंटीमीटर कह दिया गया है। हमसे कह रहा भैया जो ठोस है उसका आयतन वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, प्रश्न को अगर आप थोड़ा सा उलझाओगे ना तो प्रश्न आपको समझ में फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से किया तो भैया क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन समझ में आ गया तो भैया काम हमारा हो जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप फिगर को देखोगे ना तो फिगर हमसे कह रहा है एक ठोस है। अब देखो, ठोस किस तरीके से बना है। ठोस जो बना हुआ भैया, यहाँ पढ़ो, एक ठोस एक बेलन के रूप का है। कैसा भैया? एक बेलन के रूप का है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बेलन बना दे रहा हूँ। देखो, बेलन इस तरीके से होता है, आपको उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। इस तरीके का बेलन होता है, राइट। इस तरीके का बेलन होता है। अब हमसे क्या कह रहा है, बेलन के ऊपर समझने का प्रयास करना। ठोस जो हमारा बेलन है इसके ऊपर क्या भैया है, इसके ऊपर दो गोले रखे हुए हैं, दो अर्धगोले। देखो क्या लिखा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। देखो, प्रश्न को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, इस बेलन यानी जो हमारा ठोस है, इस बेलन के ऊपर दो अर्धगोले लगे हुए हैं। तो भैया इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अर्धगोले लगा देंगे। समझने का अच्छे से प्रयास करना एकदम। ये हमारे अर्धगोले लगा दिए हमने, मान लीजिए ये हमने अर्धगोले लगा दिए। अब हमसे कह क्या रहा है, इस पूरे ठोस की जो ऊंचाई है वो 19 सेंटीमीटर कह रहा है। यानी कि भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 19 सेंटीमीटर है। इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखो, हमसे क्या कह रहा है, हमसे यह कह रहा है कि भैया जो ये हमारा ठोस है इसका जो व्यास है भैया वो 7 सेंटीमीटर। देखो, पढ़ा लिखा, ठोस की ऊंचाई 19 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास, अगर भैया बताइए ये हमारा जो इतना बड़ा व्यास है ना, इसका व्यास कहाँ पर होगा, सॉरी, ये इतना बड़ा बेलन हमारा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका व्यास कहीं यहाँ होगा ना, ये इसमें यानी ऊपर और निचले सिरे दोनों पर व्यास होता है। तो भैया यहाँ कहीं इसका ये पूरा व्यास है, इस पूरा इसका ये व्यास है। तो मान लेते ये पूरा व्यास कितना भैया दे रखा है, ये पूरा व्यास अगर आप देखेंगे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। अगर भैया ये 7 सेंटीमीटर पूरा व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी जो त्रिज्या होगी आप बताएंगे 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि भैया व्यास की आधी होती है त्रिज्या ना, तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो, मैंने जो त्रिज्या दिखाई है ना, ये त्रिज्या सॉरी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इस बेलन की त्रिज्या दिखाएंगे ना, इस बेलन की त्रिज्या ये हो जाएगी, इस बेलन की त्रिज्या ये हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब एक बात मुझे बताइए,
ये जो अर्धगोला बना हुआ है ना, ये इस त्रिज्या से तो ही बना हुआ है, तो भैया इसकी त्रिज्या यानी कि इस बेलन की त्रिज्या इस अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। राइट, समझ में आ गया सभी लोगों को। अगर भैया यहाँ 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि भैया एक चीज़ ही तो है, यहाँ पर जो व्यास है वही यहाँ पर व्यास होगा, यहाँ जो त्रिज्या वही यहाँ पर त्रिज्या होगी, ये 3.5, इसलिए भैया जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखो सबसे पहले प्रश्न को आपको करना कैसे है, हम लोगों ने जो फिगर वाली जो दिक्कत थी वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको समझने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले एक ठोस एक बेलन के रूप में है, तो भैया हमको क्या करना है, हमको ठोस का आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हल डाल ले रहा हूँ। देखिए मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, आप लोग भी इस क्वेश्चन को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है वो मेरे से पहले क्वेश्चन करेंगे और आंसर देंगे। एक ठोस बेलन के रूप का है। देखिए सबसे पहले जो कुछ दिया गया हम लोगों ने जो बनाया वहाँ पर लिख लेंगे, जो कुछ यहाँ पर हमने किया है, जो कुछ हमको दिया गया था सब यहाँ पर आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है। हमको क्या दिया हुआ था, हमको भैया दिया हुआ था भैया जो ये ठोस है इसकी ऊंचाई, यानी कि ठोस की ऊंचाई, ठोस की ऊंचाई यानी कि भैया हमको ठोस की ऊंचाई दे रखी थी, और ये ठोस की ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 19 सेंटीमीटर हमको दे दी गई थी। अगर ठोस की ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तो आप बताइए भैया कि जो हमारा बेलन होगा इसकी ऊंचाई कितनी होगी। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई भैया आप निकाल देंगे 19 माइनस का। अब देखो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे, अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो बेलन हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इधर से 3.5 इधर से 3.5 हटा दूंगा। अगर मैं ये 3.5 और ये 3.5 इस 19 से घटा दूंगा तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी लंबाई है यानी ऊंचाई वो हमारी निकल के आ जाएगी। तो अगर आप 3.5 और 3.5 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 7, और 7 में अगर 19 घटाओगे तो बचेगा यहाँ से हमारा 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो हमने 19 में हम लोगों ने 7 घटाया तो आ जाएगा यहाँ से हमारा 12 सेंटीमीटर। तो भैया बेलन की ऊंचाई हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई, और अगर हम ठोस की ऊंचाई बात करें तो 19 सेंटीमीटर थी। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको व्यास बताऊँ, इसका व्यास, तो भैया यहाँ से हम लोग लिखेंगे बेलन का, बेलन लिख गया, बेलन व अर्धगोले, अर्धगोलों का व्यास, अर्धगोलों का व्यास। भैया हम लोगों ने 2 अर्धगोले लिए हैं इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं बेलन व अर्धगोलों का व्यास। कितना हो जाएगा भाई साहब, अर्धगोलों का व्यास हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, या फिर भैया इतना लिख सकते हो, या तो 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है ना। दोनों आपके मान चल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इतनी चीज़ सभी लोगों को क्लियर हो गई, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ठोस का आयतन। क्या निकालेंगे भैया, ठोस का आयतन। तो देखो ठोस का आयतन निकालने के लिए भैया आपको 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है। ये ठोस किन किन चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, ठीक है ना, किन किन चीज़ों से मिलकर के बन रहा है। तो भैया सबसे पहले देखो यहाँ पर ठोस जो हमारा है, एक तो बेलन, ठीक है ना। सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, हमको भैया आयतन ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको आयतन ज्ञात करना है, राइट। तो भैया सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेलन का आयतन, फिर इन दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालेंगे। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो भैया ये अर्धगोला और ये अर्धगोला मिल जाएगा, एक अर्धगोला बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस भैया ये लिख सकते हो गोले का आयतन या तो अर्धगोले का आयतन। अगर अर्धगोला लोगे तो भैया 2 यहाँ पर लोगे, 2 अर्धगोले लोगे। अगर एक गोला लोगे तो भैया दोनों मिलकर के एक बन जाएंगे, ठीक है ना। आपकी चॉइस, आप जो कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको करने जा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करना। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन, राइट। समझ में सभी लोगों को आ गया। अब देखो संपूर्ण ठोस का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे भैया, बेलन का आयतन प्लस भैया बेलन का आयतन निकाल लो, और भैया एक गोले का आयतन निकाल लो, या फिर दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों अर्धगोलों को मिला करके मैं एक गोला बना दे रहा हूँ। इन दोनों अर्धगोलों को मिला करके एक गोला बना दूंगा। अब जोड़िए ना भैया, इसकी भी त्रिज्या वही, इसकी भी त्रिज्या वही। तो भैया जब दोनों की त्रिज्या वही है तो एक गोला बन जाएगा ना। तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। अगर आप यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो भैया हमारा बेलन का आयतन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अगर आप गोले के आयतन की बात करोगे तो होता 4/3 पाई
आर क्यूब। ये भैया होता है आपका बेलन का आयतन का फार्मूला और ये होते हैं गोले के आयतन का फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? इतनी चीज़ समझ में आई कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भैया, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एच प्लस 4/3 और यहाँ पर आर बचेगा। ठीक है, इतनी चीज़ सभी को क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब भैया यहाँ से अगर आप देखोगे पाई का मान अगर आप रखोगे 22/7, आर का मान अगर आप यहाँ रखोगे 3.5, यानी कि पाई का मान रखोगे 22/7 और यहाँ से आर का मान रखोगे 3.5, इसका कर दोगे वर्ग। ठीक है ना, एच का मान अगर आप देखोगे 12 रखोगे प्लस 4/3, आर का मान रख दोगे भैया आप लोग यहाँ से 22/7, है ना, 22/7। तो जब इस पूरे को आप लोग गुणा भाग करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उम्मीद करता हूँ ये सारी कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लोगे। अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो इस टाइम तो भैया बोर्ड एग्जाम में क्या कर पाओगे आप लोग। ठीक है ना, तो इतनी कैलकुलेशन करना। इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भैया, इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 641 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका जो भैया आयतन निकल के आएगा वो आएगा 641 सेंटीमीटर क्यूब। ये भैया क्या निकल के आया, संपूर्ण गोले का आयतन निकल के आया। ठीक है ना, सॉरी, संपूर्ण ठोस का आयतन निकल के आया। देखो मैंने जिस तरीके से निकाला इसका आयतन उसी तरीके से निकालना और बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरीके से करके आना भैया, एक नंबर नहीं कटने वाला। देखो कितनी साफ सुथरी तरीके से यहाँ पर किया गया। अब देखो हमको क्या निकालना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पर अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, अब हेडिंग डालिएगा आप लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रश्न को, इस क्षेत्रफल को निकालने की तरीके को समझना अच्छे से एकदम। देखो सबसे पहले अगर आप समझोगे तो भैया जो हम लोग अर्धगोले ले रहे हैं ना, जो हम लोग अर्धगोले ले रहे हैं, इसका जो ये भैया ये वृत्त वाला पार्ट है, ये वृत्त वाला पार्ट भैया ये हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं और ना ही वो आपके बेलन में जुड़ने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे भैया कि जो हमारा अर्धगोला है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि जो अर्धगोला होगा कटोरे के आकार का होगा। कटोरा कैसा होता है, कटोरा भैया आप लोगों ने देखा होगा, जो कटोरा होता है ये भैया ऊपर की ओर खुला होता है, मतलब ऊपर का जो गोल वाला भाग होता है उसका क्षेत्रफल नहीं जुड़ने वाला। और अगर आप यहाँ पर सेम कंडीशन बेलन में देखोगे तो बेलन में भैया क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ नहीं जुड़ेगा, यानी ये पृष्ठ और ये पृष्ठ नहीं जुड़ेगा। अब ये क्यों नहीं जुड़ेगा आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि भैया अगर आप कोई गुब्बारा ले लेते हो, गुब्बारा के अंदर बाहर का तो आप निकाल दोगे लेकिन अंदर का क्षेत्रफल थोड़ी नहीं निकलेगा। उसी तरीके से ये जो ठोस है इसके वक्र पृष्ठ में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो जब वक्र पृष्ठ में जुड़ेगा नहीं तो हम लेंगे भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ लेंगे और भैया बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे। अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ भैया, मैं यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ सबसे पहले लूँगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस मैं ले रहा हूं भैया दो अर्धगोलों का, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइट, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। ठीक है ना, अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको याद कर लेना भैया, 2πRh होता है। और दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो अर्धगोले हैं इसलिए सबसे पहले हम लोग 2 लगाएंगे। और अगर मैं अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो भैया वो होता है आपका 2πr², 2πr²। ये फार्मूले भैया, अगर आप इन फार्मूले को नहीं लर्न करोगे तो फिर भैया आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाले, क्योंकि जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर है इसमें फार्मूले मोस्ट है। ठीक ना, अगर आपने फार्मूले अच्छे से आपने कवर कर लिए तो इसके क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अब देखो इसको अगर आप जोड़ोगे, यहाँ से गुणा करोगे तो 2 दूना के 4πr² हो जाएगा, ये 2πRh हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, 22/7 रखूँगा, 22/7 रखूँगा पाई का मान। और आर का अगर आप देखोगे, आर हमारा यहाँ पर था भैया कितना था भाई साहब, आर हमारा था यहाँ पर 7/2। राइट, आप सभी को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, और एच का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, 12 निकाला था। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो भैया ये हमारा हो जाएगा 2 दूना के 4 और पाई का मान 22/7, है ना। इतनी चीज़ सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से आर का मान आपका हो जाएगा, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे
तो भैया 22 आर का मान कितना है 60/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। देखो कैलकुलेशन में इसलिए आप पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो इस पर क्या होगा भैया, आपकी थोड़ी सी हैबिट बनेगी, कैलकुलेशन करने की हैबिट बनेगी। देखो कैलकुलेशन ईजी बहुत है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चाहते तो यहाँ से भाई साहब आपका 2πr कॉमन ले लेते। 2πr जब कॉमन ले लेते तो यहाँ पर आपका क्या बचता है, यहाँ पर h बचता। देखिए 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ पर h बचेगा, h बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा आपका 2 + r। इतना जब बचेगा भैया तो इसमें मान रख देंगे। इसको आप लोग कर लेना। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा ठोस का 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भैया क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आयतन था तो क्यूब आया। राइट, समझ लेना अच्छे से, आयतन में क्यूब करके आना और भैया जो क्षेत्रफल निकल के आया उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर करके आना। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इसका मैंने आपको बता दिया कितना निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से एग्जाम में लगा करके आना, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखो। इससे पहले मैं आपको, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताया था ना ये वाला, कि भैया नाव धारा वाला क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराने वाला हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट करके कहा कि भैया ये वाला क्वेश्चन आप जरूर से कराना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमको भैया कम आ रहा है। तो आपको दिक्कत नहीं लेनी, मैं आपको ये क्वेश्चन अब कराने वाला हूँ, इसको समझने का प्रयास करना बस। देखो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग अच्छे से समझ लेना। देखो सबसे पहले हमको क्या कह रहा है, एक नाव और एक धारा से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो समझने का प्रयास करना। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ समझिएगा, जैसे कि ये आपका कोई पानी है, मान लीजिए कोई ये पानी है ना, ये कोई आपका पानी है। तो भैया ये पानी है, यहाँ कहीं पर आपकी बीच में एक नाव है, यहाँ कहीं पर आपकी बीच में एक नाव है। राइट, सभी को बात समझ में आ गई। जब नाव भैया, ये जो नाव है इस धारा के साथ, यानी जो पानी की धारा है, जब इस, अब देखिए मान के चलना कि भैया ये हमारी जो नाव की जो धारा की जो चाल है, ये हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब भैया धारा है उसकी कोई ना कोई चाल होगी। अब भैया नाव है इसकी भी कोई ना कोई चाल है। तो मान लेते भैया नाव की जो चाल है वो भैया x किलोमीटर घंटा है। कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। राइट, समझ में आ गया सभी लोगों को। जब ये नाव धारा के साथ में चलती है, जब ये नाव धारा के साथ में चलती है तो भैया ये जो कंडीशन कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है अनुकूल, अनुकूल कंडीशन कहलाती है। राइट, समझ लेना, जब धारा के साथ में चलेगी तो अनुकूल कहलाएगी। उस कंडीशन में नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ कर क्या हो जाएंगे, x किलो, यानी कि x + y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ गए। इसके बाद देखो जब ये नाव जैसे मान लीजिए धारा आपकी इधर साइड चल रही है और नाव जब आपकी इधर साइड जाएगी तो भैया ये जो कंडीशन कहलाएगी प्रतिकूल कहलाएगी, प्रतिकूल कहलाएगी। और प्रतिकूल में जो होती है ये क्या होता है, प्रतिकूल में जो आपकी नाव की चाल होती है धारा की चाल से माइनस हो जाती है, यानी कि धारा की चाल नाव की चाल से माइनस हो जाती है। आप कभी भी जब साइकिल चलाते हो, जब हवा तेज चलती है और आप हवा के विपरीत साइड में जाते हो तो क्या होता है, आपकी जो चलने की स्पीड होती है, साइकिल चलने की गति होती है, स्लो हो जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से प्रतिकूल की जो चाल बनेगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। अच्छे से समझ लेना, मैंने इतना समझाया है, इससे ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि भैया ये क्लास चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इतना समझाऊंगा तो भाई बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा, ठीक है ना। अनुकूल में हम लोग जो चाल लेंगे वो x + y किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे और प्रतिकूल में लेंगे x - y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए अब मैं क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माना। सबसे पहले मैं लिखूंगा माना, यानी कि माना स्थिर जल में जो नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा और जो हम लोगों की धारा की चाल है हमने उसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है ना। इतना आप लोग मान लेंगे। इसके बाद देखिए आगे आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैंने जो चीज़ें मानी थी शुरुआत में, जो आपको मैंने बेसिक समझाया था, उसको अगर आपने समझाया तो मैं वही चीज़ लिखने वाला हूँ। जब नाव धारा के साथ चलेगी, जब नाव धारा के मतलब कि धारा की दिशा में जाएगी तो वो परिस्थिति आप सभी को पता, मैंने अनुकूल बताई थी, नहीं हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वो अनुकूल जाएगी तो भैया उसकी चाल हो जाएगी, आप लोगों को पता था, x + y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जब नाव धारा के विपरीत दिशा अर्थात प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल जाएगी, तब उसकी जो चाल होगी भैया तो वो हो जाएगी x - y किलोमीटर
प्रति घंटा। तो इसको समझ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने प्रतिकूल का निकाल लिया, मैंने अनुकूल का निकाल लिया, मैंने प्रतिकूल का निकाल लिया। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, चूंकि एक फार्मूला आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ पढ़ा होगा, समय बराबर, अगर आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा भैया तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया इसी फार्मूले से हम लोग लगा रहे हैं। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, नहीं पता तो जान लीजिए, है ना। अब देखो समय बराबर दूरी बट्टे चाल हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। देखो अच्छे समझना, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या खा जाते हैं, गोता खा जाते हैं। देखो आपको नहीं खाना, आप क्वेश्चन को जरा समझिएगा, पढ़िएगा। जो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमसे जो क्वेश्चन कह रहा था, प्रथम शर्त इसकी है, इसमें दो शर्तें होती हैं, जिसमें से पहली शर्त इसमें क्या कह रही है, एक नाव है जो 10 घंटे में कितना समय ले रही है, 10 घंटे में वो धारा के प्रतिकूल, यानी कि जब धारा के अलग अलग दिशा में जब नाव जाती है, धारा और नाव अलग अलग दिशा में जाती हैं, तो 30 किलोमीटर वो जाती हैं, कितने 10 घंटे समय में 30 किलोमीटर जाती हैं। राइट, समझ में आ गया, इतना समझ लेना। इसके बाद देखो 44 किलोमीटर जाती हैं भाई साहब वो 10 घंटे में, ठीक है ना। तो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों की क्या दे रखी है, यानी दूरी भी दे रखी है। तो भैया सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ भैया प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त मैंने लिख ली। अब देखो यहाँ समझने का प्रयास करना, प्रथम शर्त हमसे ये कह रही थी भैया 13 घंटे में, क्या कह रही थी, सॉरी 10 घंटे में, 13 घंटे नहीं, 10 घंटे में, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तथा अनुकूल जाती है। उम्मीद करता हूं धारा के प्रतिकूल तथा अनुकूल जाती है। तो भैया 10 घंटे में, कितने घंटे में, 10 घंटे में जा रही, कितने घंटे में, 10 घंटे में जा रही। तो देखो सबसे पहले दोनों का योग, यानी प्रतिकूल और अनुकूल मिलकर के तो 10 घंटे में जा रही है। तो सबसे पहले अनुकूल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल। अगर आप देखोगे अनुकूल में, अगर आप देखोगे भैया अनुकूल में दूरी बटे चाल, तो अनुकूल में दूरी कितनी जा रही है, दूरी जा रही है भैया अनुकूल में 44 किलोमीटर। और भैया चाल कितनी है, तो चाल आप कहेंगे x प्लस वाई किलोमीटर है। दूरी कितनी है, दूरी 40 किलोमीटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा समय बराबर दूरी कितनी, 40 किलोमीटर, और चाल कितनी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। सेम प्लस लगाएंगे। प्रतिकूल में कितनी दूरी जा रही है, प्रतिकूल में जा रही 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है इसकी, चाल कितनी है, x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर जा रही है x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटे से। समय कितना ले रहे हैं दोनों, 10 घंटा। तो यहाँ से हम लोग अगर समझेंगे तो पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई, पहली इक्वेशन बन के आपकी रेडी हो गई। अब हम लोग देखो यहाँ से दूसरी जो शर्त बनाएंगे उसको समझने का प्रयास करना। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ द्वितीय शर्त, यहाँ पर मैं द्वितीय शर्त लिखने वाला हूँ। अब देखो जो हमारी दूसरी शर्त है ना, दूसरी शर्त वो क्या कह रही भाई साहब, वो हमारी यह कह रही, यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि 13 घंटे में जो नाव है 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है। तो इस बार हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इस बार हम लोग लिखने वाले हैं 13 घंटे में प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। राइट, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो यहां पर समझने का प्रयास करना, 13 घंटे में समय बराबर दूरी कितनी जा रही है भैया। सबसे पहले हम लोग यहां पर लेने वाले अनुकूल, अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में। अब धारा की विपरीत दिशा में यानी कि प्रतिकूल लेने वाले हैं। राइट, समझ में आ गया। तो भैया समय बराबर दूरी, अनुकूल में दूरी कितनी जा रही है, अनुकूल में दूरी जा रही है 55 किलोमीटर, तो 55 लिख दिया। और भैया चाल कितनी है, चाल मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, यहाँ समझो चाल आपकी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में 40 किलोमीटर जा रही थी और मैंने आपको चाल बताई थी प्रतिकूल में x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर में 13। ये 13 घंटे समय ले रही हैं। अब देखो होने वाला क्या है यहाँ पर। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन, एक ट्रिक मैं आपको बताया था भैया, क्वेश्चन का करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ईजी तरीका करने का बताया था कि जब भी कभी आपको दो इक्वेशन इस टाइप की मिल जाएं जिसमें भैया कोई भिन्न दे रखी हो, उसका अंश 1/x प्लस वाई 1/x माइनस का वाई, इस तरीके का हो, और सेम उसी तरीके का एक और भिन्न हो जिसमें एक 1/x प्लस का वाई और 1/x माइनस का वाई हो। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/x प्लस का वाई को p मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई को q मान लेते हैं। तो बस वही कंडीशन मैं यहाँ पर माना करने वाला हूँ। माना 1/x माइनस x प्लस का वाई इज इक्वल टू p तथा 1/x
एक्स माइनस का वाई इजकल टू क्यू। इतना सभी ने मान लिया। अब देखो भैया जैसे भी इतना मान लोगे ना तो क्या करना, इस पी और क्यू के मान को, यानी इस पी क्यू के जो मान है आपको इन दोनों ही समीकरण में पुट कर देना है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/x प्लस का वाई बराबर प्यू एवं 1/x माइनस का वाई इजकल टू क्यू। समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण जब 1 व 2 में रखेंगे तो अच्छे समझना एकदम, समीकरण 1 हमारी ये थी और समीकरण दूसरी हमारी ये थी। जब भैया ये दोनों ही मान हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो देखो इक्वेशन यहाँ से हमारी क्या बनेंगी। तो हमारी जो यहाँ से इक्वेशन बनेंगी तो भैया देखो हमारी सबसे पहली जो हमारी समीकरण 1 थी, समीकरण 1 हमारी थी 10 इजिकल टू 40 बट्टे में एक्स प्लस वाई प्लस का 30 बट्टे में एक्स माइनस का वाई। अब देखो 1/x प्लस वाई बराबर पी था तो 10 इजकल टू 40 पी हो जाएगा प्लस 1/x माइनस वाई बराबर क्यू था तो ये हो जाएगा 30 क्यू। इसको आप समीकरण नंबर बना लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 4 बना लीजिएगा, इसको समीकरण 3 बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 2 आपकी क्या थी, समीकरण 2 आपकी थी भैया 13 इजकल टू 55 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 40 बटे एक्स माइनस का वाई, राइट। इतनी चीज़ सभी को समझ में आ गया। अब देखो भैया यहाँ पर हम लोग कर देंगे 13 55 पी प्लस 40 क्यू, इसको मान लेंगे 24 समीकरण नंबर 4। अब देखो 2 समीकरणें हमको प्राप्त हो गई, हमको भैया 2 समीकरणें प्राप्त हो गई। अब इन दोनों ही समीकरणों को हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है ना। समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर जब इन दोनों ही समीकरणों को हल करेंगे तो देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ही समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है उसको समझ लेना। सबसे पहले हमारी जो समीकरण 3 है 10 इजिकल टू 40 पी प्लस 30 क्यू, ये हमारी समीकरण नंबर तीसरी थी। समीकरण नंबर 4 हमारी 13 इजिकल टू 55 पी प्लस 40 क्यू। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब मैं इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करूंगा तो उसकी 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली कंडीशन थी कि आयन यानी कि प्लस और माइनस। तो भाई साहब मैंने आप लोगों को कोई 2 समीकरण विलोपन विधि से हल करने की 2 तरीक बताए थे ना, 2 ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले जो आयन यानी कि जो चिन्ह है वो विपरीत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन जो भी भैया पी या क्यू जो भी हो, एक्स वाई वाई जो भी हो, उसका जो गुणांक है वो समान होना चाहिए जिसको हम लोग काट रहे हैं। तो मान के चलिए जैसे कि हम लोग भाई साहब यहाँ पर 30 और 40 को काटने वाले हैं तो सबसे पहले मैं इसको बराबर करूँगा। तो देखो इसको बराबर करने के लिए यहाँ से मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए हो जाएगा यहाँ से क्यू 0 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे तो भैया इसका जब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 40 और सेम उसी तरीके से यहाँ से हो जाएगा क्यू 4 3 12 120 प्लस 3 5 15 3 5 15 16 पी और ये हो जाएगा 3 39। तो भैया ये यहाँ से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन को करके बताने वाले हैं क्योंकि भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। ये पार्ट मैं आपको सेकंड वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए ना, जैसे कि यहाँ पर देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो 2020 और 19 और 20 में पूछे गए, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास का वेट करना क्योंकि भैया नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं आपको डेली बेसिस पर 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा अभी रह जाता है यहाँ पर, यहाँ तक हम आपको अगर आता है तो भैया आप कर लेना, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।